अस्सलामुअलैकुम क्लास 10th। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और वीडियो लेक्चर्स को एंजॉय कर रहे होंगे। एक और वीडियो लेक्चर के साथ यहाँ पे मौजूद हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपको प्रीवियस लेक्चर का पता हो तो लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने दिया था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किए थे बायोटिक फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। लेक्चर की तरफ जाने से पहले बायोटिक और एक बायोटिक का मैं आपको स्केच बता दूं कि बायोटिक फैक्टर्स कहते हैं लिविंग फैक्टर्स को, कि किसी भी इकोसिस्टम के जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो वो जब हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे तो वो आपके पास प्रोड्यूसर्स थे, वो आपके पास कंज्यूमर्स थे एंड वो आपके पास थे डिकम्पोजर्स। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से होते हैं आए देखते हैं जी। बायो का लेक्चर आपके पास वीक 3 का लेक्चर 1 है आपके पास, और आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे जी एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले एबायोटिक किसको कहेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं हम लोग नॉन लिविंग को, वो वाले कंपोनेंट जो लिविंग नहीं होते। जिस तरह प्रोड्यूसर्स की कंसिडर करें तो प्रोड्यूसर्स प्लांट्स को कहते हैं, प्लांट्स आपके पास लिविंग हैं, जबकि एबायोटिक कंपोनेंट्स हम लोग किसको कहेंगे? नॉन लिविंग कंपोनेंट्स को। तो नॉन लिविंग जब होंगे तो हम इनको कैसे डिफाइन करेंगे? आसान अल्फाज में डिफाइन कर सकते हैं, द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम का कोई भी फिजिकल कैरेक्टर होगा और आपके पास कौन सा कैरेक्टर होगा? केमिकल कैरेक्टर। सो फिजिकल कैरेक्टर से मुराद क्या चीज़ आपके पास? वाटर फिजिकल कैरेक्टर है। फिर वाटर की केमिकल प्रॉपर्टीज भी होंगी, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की, तो हम लोग कंबाइन करके क्या कहते हैं? द फिजिकल प्लस केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज नॉन लिविंग कंपोनेंट्स आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे एबायोटिक कंपोनेंट्स को? नॉन लिविंग। जब नॉन लिविंग होंगे तो नॉन लिविंग को कैसे एक्सप्लेन करेंगे? द फिजिकल एंड द केमिकल कैरेक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम। किसी भी इकोसिस्टम के जो फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स होंगे उनको हम लोग किसका नाम देंगे? दे आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो कौन कौन से होते हैं जी एबायोटिक कंपोनेंट्स? पहला एबायोटिक कंपोनेंट्स हमारी बुक में जो डिस्कस किया हुआ है वो है सनलाइट, सेकंड वन इज अ वाटर, थर्ड वन इज अ टेम्परेचर, फोर्थ वन इज अ सॉइल, फिफ्थ वन इज अ एयर, सिक्स वन इज अ ह्यूमिडिटी एंड द सेवंथ वन और लास्ट वन इज ग्रेविटी। तो ये 7 कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम हम लोग डिस्कस करेंगे एंड ऑल दीज कंपोनेंट आर नोन एज एबायोटिक कंपोनेंट, जो स्टार्ट होते हैं सनलाइट से, वाटर, टेम्परेचर, सॉइल, एयर, ह्यूमिडिटी एंड ग्रेविटी। तो ये टोटल 7 बनते हैं। आज वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं 4 कंपोनेंट डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट होगा उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे 3। तो चलते हैं पहले कंपोनेंट की तरफ। जो पहला कंपोनेंट है वो है हमारे पास सनलाइट। अब ये सनलाइट, लाइट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों होती हैं, तो इस वजह से मैंने आपको स्टार्ट में कहा है फिजिकल और केमिकल कैरेक्टर्स इकोसिस्टम को हम लोग उनको किसका नाम देंगे? नॉन लिविंग कैरेक्टर्स, सनलाइट। जब सनलाइट की बात करेंगे तो हम लोग सिंपल कहेंगे ये जो सनलाइट होती है ये इन्फ्लुएंस करती है द ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको डायरेक्ट अफेक्ट या उसकी जो इन्फ्लुएंस होती है या उसके रेट को जो कंट्रोल करती है वो कौन सी चीज़ होती है आपके पास? सनलाइट। कैसे? अगर मैं आपको एंटार्क्टिक रीजन की एग्जांपल बताऊं तो वहाँ पे ठंड होती है, वहाँ पे प्लांट्स को तो छोड़े एनिमल्स भी नहीं प्रेजेंट होते। तो इसका मतलब है ये जो सनलाइट होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म को काफ़ी हद तक अफेक्ट करती है। फिर एनिमल्स की बात करें, एक शख्स उसको सनलाइट नहीं मिल रही, इसका मतलब उसकी बोन्स ग्रो नहीं करेंगी। क्यों? सनलाइट नेसेसरी होती है, बनाती है विटामिन डी, और विटामिन डी ज़रूरी होता है बोन्स के लिए। तो सिंपल हम लोग कहेंगे एनिमल्स की बात की है, प्लांट को तो मैंने अभी साइड पे रखा है। सनलाइट क्या करती है? इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रोल करती है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये आपके पास प्लांट को भी अफेक्ट करती है और एनिमल को भी अफेक्ट करती है। कैसे एनिमल को करती है? प्लांट तो खैर हम लोग पढ़ेंगे। एंटार्क्टिक रीजन के अंदर एनिमल्स की तादाद कम है। क्यों? वहाँ पे सनलाइट नहीं है। जब सनलाइट नहीं है तो वहाँ पे ग्रोथ और जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी वो डायरेक्ट अफेक्ट होगी। अब देखें जी प्लांट को कैसे करेगी? प्लांट क्या करते हैं आपके पास? यूटिलाइज करते हैं सनलाइट को। कौन से प्रोसेस में यूटिलाइज करते हैं? प्लांट यूटिलाइज करते हैं जी सनलाइट को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आप देखें जी आज अगर हम मानसेरा का वेदर आपको बताएं तो मानसेरा में बादल, ठंड है, टेम्परेचर लो है, 6, 7, 8 के लगभग टेम्परेचर है, रोशनी है ही नहीं है, सूरज है ही नहीं है। तो इसका मतलब है प्लांट का जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस होगा वो क्या होगा? आज नहीं हो रहा होगा। लेकिन क्यों? सनलाइट नहीं है। मैंने आपको भी बताया कि सनलाइट क्या करती है? ग्रोथ और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करती है। और प्लांट के केस में कैसे करेगी? प्लांट यूटिलाइज करेंगे सनलाइट को इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फिर इस सनलाइट की जो इंटेंसिटी और क्वालिटी होती है
ये भी इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनिज्म को। लाइट इंटेंसिटी कैसे, प्लांट्स की अगर बात करें तो हम लोग कहेंगे, अगर प्लांट्स की हम लोग बात करते हैं तो प्लांट्स को सनलाइट की इंटेंसिटी कैसे अफेक्ट करती है। अगर सनलाइट की इंटेंसिटी आपके पास हाई है, फॉर एग्जांपल हम बात करें जून जुलाई की बात करें तो उस टाइम लाइट की इंटेंसिटी दिन के वक्त ज़्यादा होती है। जितनी हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी उतना प्लांट का जो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है वो डीनेचर होगा, वो काम नहीं करेगा, उसकी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होगी। जब प्लांट का क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल काम करना छोड़ देगा तो हम लोग कहेंगे प्लांट के अंदर जो प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस है ये क्या हो जाएगा आपके पास, स्टॉप। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जो मॉडरेट सनलाइट होती है ये आपके पास इकोसिस्टम को क्या रखती है, मेंटेन रखती है। अगर सनलाइट ज़्यादा होगी प्रोड्यूसर्स नहीं होंगे। किसी भी जगह प्लांट्स अगर प्रोड्यूसर नहीं है, वो चाहे लाइट इंटेंसिटी या क्वालिटी की वजह से, वहाँ पे आपको कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इकोसिस्टम की जो बेस है वो कौन सी चीज़ बनाती है आपके पास, प्रोड्यूसर्स आर प्लांट। एनिमल्स को देखें, एनिमल्स के केस को अगर कंसिडर करें, लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल को कैसे अफेक्ट करती है, डेजर्ट के अंदर आपको एनिमल कम मिलेंगे। क्यों? दिन के वक्त जो लाइट इंटेंसिटी होती है वो आपके पास क्या होती है, हाई होती है। जब दिन के वक्त लाइट इंटेंसिटी हाई होगी तो डेजर्ट में आपको एनिमल्स क्या मिलेंगे जी, कम नजर आएंगे। तो इससे भी ये चीज़ क्लियर होती है कि जो सनलाइट होती है ये इन्फ्लुएंस करती है, कंट्रोल करती है ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। कौन से लिविंग ऑर्गेनिज्म को, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों को। कैसे? लाइट इंटेंसिटी और लाइट की जो क्वालिटी होती है ये प्लांट्स और एनिमल दोनों को अफेक्ट करती है। हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी तो क्लोरोफिल काम नहीं करेगा, लो इंटेंसिटी ऑफ लाइट होगी तो फिर क्लोरोफिल काम नहीं करेगा। तो इसका मतलब है सनलाइट क्या करेगी जी, अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट जो है एबायोटिक कंपोनेंट है इज अ वाटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ। लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है वो आपके पास कौन सी चीज़ है जी, वाटर। आफ्टर एयर के बाद पानी में बंदा 4-5 दिन गुजार ही देता है, लेकिन एयर और फ्रेश एयर के बगैर गुजारना मुश्किल होता है। इस वजह से हम लोग कहते हैं द वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लाइफ दैट कवर्स मोर देन 70% ऑफ अर्थ प्लस ह्यूमन बॉडी। हमारे सेल और अर्थ के अंदर जो वाटर है ये कितने परसेंट कवर करता है, 70%। ये हमारा एक सेल है, लेट्स सपोज ये एक सेल है, इस सेल का ये 70% एरिया है। अगर इस सेल को मैं तकसीम करूं तो इस 70% एरिया में सिर्फ क्या चीज़ होगा आपके पास, वाटर। बाकी 30% एरिया में तमाम तरह ऑर्गेनेलीज और उनके फंक्शन, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें होंगी। अब जब वाटर ज़मीन के ऊपर और सेल के अंदर 70% प्रेजेंट है तो किस वजह से प्रेजेंट है, अपने एक करेक्टर की वजह से। और इसका जो करेक्टर है वो क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। कि वाटर को हम लोग किसका नाम देते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या मतलब, हर चीज़ इसके अंदर एब्जॉर्ब होगी, मैक्सिमम हर चीज़ इसके अंदर क्या होगी जी, एब्जॉर्ब। अब जब ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जो मिनरल्स प्लांट की ग्रोथ के लिए नेसेसरी होते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा न्यूट्रिएंट्स वाले में कि प्लांट को भी मिनरल्स चाहिए होते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट है तो सॉइल के अंदर जितने भी मिनरल्स होंगे जो प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होंगे, उन मिनरल्स को ये वाटर एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद ये वाटर प्लांट्स को प्रोवाइड करेगा और प्लांट्स क्या करेंगे, आपके पास ग्रोथ करेंगे। लेकिन इसके अलावा प्लांट और क्या करते, वाटर क्या करते हैं, एक्ट एज अ रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस के अंदर आपके पास फोटोसिंथेसिस में कौन सी चीज़ बनती है, जो प्रोडक्ट बनती है वो बनती है C6H12O6। इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो भी कौन सी चीज़ होती है आपके पास, वाटर। और इसके अलावा वाटर क्या करेगा, आल्सो अफेक्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ को। वाटर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ को अफेक्ट करेगा। जिस जगह पानी नहीं होगा लाइफ नहीं होगी, ना प्रोड्यूसर्स होंगे, ना कंज्यूमर्स होंगे, ना डिकम्पोजर्स होंगे। फॉर एग्जांपल डेजर्ट के अंदर वाटर की शॉर्टेज होती है, स्कैसिटी होती है, कमी होती है। जब वाटर की शॉर्टेज होती है तो हम लोग कहते हैं डेजर्ट के अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म को देखें, चाहे प्लांट्स को देखें या एनिमल्स को देखें, तो इनकी जो तादाद होती है वो क्या होती है आपके पास, कम होती है। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं वाटर भी क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। किस चीज़ को अफेक्ट करते हैं आपके पास, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ को। फॉर एग्जांपल डेजर्ट के अंदर स्कैसिटी और शॉर्टेज ऑफ वाटर होती है। जब शॉर्टेज ऑफ वाटर होगी तो प्लांट्स और एनिमल की जो तादाद है वो क्या होगी, लेस। इसके मुकाबले में ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को देखें, वो वाले फॉरेस्ट जिधर मैक्सिमम 90% क्या होती है, रेन होती है। मतलब साल में अगर 100 डेज हैं तो 90 दिन वहाँ पे क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम रेन होगी। तो जब रेन फॉरेस्ट को हम लोग देखेंगे तो उनके अंदर जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स है वो मच होगा, चाहे वो आप प्लांट्स का देखें या चाहे वो आप किसका देखें, एनिमल्स का। सिमिलरली नेक्स्ट चलते हैं,
थर्ड एबायोटिक कंपोनेंट कौन से आपके पास, टेम्परेचर। सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिजम्स की डिस्ट्रीब्यूशन में रोल करेगा वो होगा टेम्परेचर। एंटार्क्टिक रीजन और डेजर्ट के अंदर लाइफ कम होगी, क्यों, दोनों सवेयर कंडीशन है। एंटार्क्टिक कंडीशन में, ये एंटार्क्टिक रीजन में हम लोग कहते हैं कि जो टेम्परेचर है वो डाउन होगा, कम टेम्परेचर में भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता। डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, उधर भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं करता। तो ये ऑर्गेनिज्म को टेम्परेचर कैसे कंट्रोल करते हैं, ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को। एक प्लांट उसको टेम्परेचर ही नहीं मिल रहा, वो ग्रो नहीं करेगा, उसके फंक्शन को टेम्परेचर नहीं मिल रहा, प्लांट का फंक्शन है फूड बनाना, वो नहीं बनाएगा। टेम्परेचर कम या ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि उस जगह प्लांट सर्वाइव नहीं कर सकता। तो टेम्परेचर इज अ इम्पॉर्टेंट एबायोटिक कंपोनेंट इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड इट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ, फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। और जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो करती है आपके पास 10 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक, चाहे वो प्लांट्स हैं या एनिमल हैं, वो इस टेम्परेचर में इजी फील करते हैं। 10 से कम, जिस तरह आज 10 से कम टेम्परेचर है, इजी फील कोई नहीं कर रहा, या 45 से ज़्यादा टेम्परेचर हो तो फिर भी इजी फील करना क्या होता है आपके पास, ज़रा मुश्किल काम होता है। जो टेम्परेचर आइडियल टेम्परेचर होता है वो तो खैर हम 25 से 30 के दरमियान लेते हैं, लेकिन जो लाइफ एग्जिस्ट करती है वो करती है आपके पास 10 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर टेम्परेचर बिलो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका नुकसान क्या होगा। हम लोग कहते हैं ना ठंड में खून जम जाते हैं, वो बेसिकली खून तो कम जमते हैं, लेकिन हम लोग कहते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड में सेल के अंदर जो 70% वाटर है ये आइस की फॉर्म में चला जाता है। जब वाटर आइस की फॉर्म में जाएगा तो वो एक्सपेंड करेगा, जब वाटर एक्सपेंड करेगा तो ये सेल की क्या करेगा, आपके पास रप्चरिंग करेगा। और जो सेल अगर आपके पास डिस्टर्ब हो गया तो आसान अल्फाज में हम लोग कहते हैं सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ हमारे पास क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे वाटर बेसिकली एक्सपेंड करते हैं। कैसे एक्सपेंड करते हैं, वाटर आइस फॉर्म में क्रिस्टल बनाते हैं, आइस फॉर्म में चेंज होते हैं। जब ये वाटर आइस फॉर्म में चेंज होगा तो सेल की क्या होगी, लाइसिस और रप्चरिंग। 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर एंजाइम्स डी नेचर होते हैं। अब बॉडी के अंदर अगर एंजाइम्स डी नेचर हो गए तो आपके जितने भी बॉडी के फंक्शंस हैं वो सारे के सारे फंक्शंस क्या हो जाएंगे, स्टॉप। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे भी सर्वाइव करना मुश्किल है और 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर भी सर्वाइव करना मुश्किल है। इस वजह से हम लोग कहेंगे टेम्परेचर हैविंग अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। लास्ट जो फैक्टर आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चे वो है जी ग्रेविटी। अब ग्रेविटी क्या है, एबायोटिक फैक्टर्स। अब ग्रेविटी का खैर इतना रोल तो नहीं, इकोसिस्टम में प्लांट्स को ये सपोर्ट करते हैं। कैसे सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स की रूट्स के ऊपर रिएक्ट करते हैं। और याद रखिएगा प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं ये हमेशा ग्रेविटी की तरफ मूव करती हैं। अगर यहाँ पे ये मैं एक रफ सा प्लांट बनाता हूँ, ये इसकी रूट्स हैं, तो ग्रेविटी हमेशा किधर होती है, टुवर्ड्स अर्थ और डाउन अर्थ। तो इसका मतलब है जो रूट्स होती हैं ये ज़मीन की तरफ मूव करती हैं। तो सिंपल अल्फाज में कहेंगे प्लांट्स की रूट्स के ऊपर एबायोटिक फैक्टर ग्रेविटी क्या करेगा, एक्ट करेगा और इनको मूव करवाएगा टुवर्ड्स ग्रेविटी। जब प्लांट्स की रूट्स ग्रेविटी की तरफ जाएंगी तो ये ज़मीन से क्या चीज़ ऑब्टेन करेंगी, न्यूट्रिएंट्स। उन न्यूट्रिएंट्स को लेके ये फूड बनाएंगी। कौन सा फूड बनाएंगी, C6H12O6। इस फूड को लेंगे आपके पास एनिमल्स। तो इस वजह से हम लोग कहते हैं जो ग्रेविटी है वो आपके पास क्या है जी, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। क्यों, क्योंकि इस इंपॉर्टेंट कंपोनेंट की वजह से प्लांट को ज़मीन के अंदर से कौन सी चीज़ मिलते हैं, मिनरल्स। और इन मिनरल्स की वजह से प्लांट क्या चीज़ बनाता है, आपके पास फूड। अब ये ग्रेविटी एनिमल्स में और स्पेशली जो एवीज होते हैं, बर्ड्स, उनके लिए क्या होती है, ज़रा उनको रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट शो करनी पड़ती है, तो उनके अंदर एडाप्टेशन होती है। फॉर एग्जांपल बर्ड्स हवा में उड़ते हैं, अब ग्रेविटी है तो इनको नीचे आना चाहिए, डेफिनेटली नीचे आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आते। क्यों, क्योंकि एवीज या बर्ड्स के अंदर एडाप्टेशन होती है और वो इस ग्रेविटी को ओवरकम करते हैं। कैसे ओवरकम करते हैं, दो मैकेनिज्म, ये दो कैरेक्टर्स की वजह से। एक उनके पास होते हैं विंग्स और दूसरा उनकी होती हैं लाइट बोन्स। उनकी जो बोन्स होती हैं वो हल्की होती हैं। विंग्स और लाइट बोन्स की वजह से वो ग्रेविटी के ऊपर ओवरकम करते हैं और वो जिस प्रोसेस की तरफ जाते हैं वो प्रोसेस कौन सा होता है, फ्लाइंग। तो ग्रेविटी इंपॉर्टेंट एबायोटिक फैक्टर किसके लिए होते हैं, प्लांट्स के लिए। इस ग्रेविटी की वजह से प्लांट्स को ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ करके क्या चीज़ बनाती है, आपके पास फूड। तो ये 4 फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किए। कौन कौन से, सनलाइट, वाटर, टेम्परेचर और हम लोगों ने डिस्कस किया ग्रेविटी।
एयर या एटमॉस्फेयर को स्किप कर दिए, वो समझने वाला टॉपिक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। आज वाले वीडियो लेक्चर में इतना ही। और इस वीडियो लेक्चर से रिलेटेड आपका जो होमवर्क है वो आप बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैंने स्केच की फॉर्म में ये बनाया हुआ है ये करेंगे अपनी नीड कॉपीज़ पे, और जब अपने अपने कैंपसेस में जाएंगे तो आपके जो सब्जेक्ट टीचर्स हैं वो उनको चेक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर तक अपना ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा हाफ़िज़।